Hello student, welcome to your social science class. Today our topic in history, tracing change through a thousands of year. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रीवियस क्लास में हमने किसके बारे में स्टडी किया था इन एशियंट हिस्ट्री. ठीक है, वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द एशियंट period. We discussed about the history of ancient India and the ancient civilizations of the subcontinent from the prehistoric period to the 7th century. But in this class we discuss about medieval periods. इन medieval periods के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेसिंग चेंज थ्रू ए थाउजेंड्स ऑफ ईयर. जो ये चेंज हुए हैं हिस्ट्री के अंदर वो एक दिन का चेंज नहीं है, ये चेंज होने में मतलब काफी टाइम लगा है. ठीक है, तो इस दौरान जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर जो भी चेंज थे उस समय की जो लोगों की लाइफ थी मेडिवल पीरियड्स के दौरान, वो हम इस 7th क्लास की जो हमारी हिस्ट्री की जो बुक है उसके अंदर डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ट्रेसिंग चेंज थ्रू ए थाउजेंड्स ऑफ ईयर. हिस्ट्री का चैप्टर है, थोड़ा सा मतलब हमें बोरिंग लगती है, तो इसके जो हम मेन पॉइंट्स है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके स्टूडेंट. तो फर्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है, जो पॉइंट्स है वह है ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री. इन ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री की जो ज्योग्राफिकल है उसका हिस्ट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है. ठीक है, तो जो ज्योग्राफी है वो किसी भी एरिया का जो डेवलपमेंट है वो डिटरमाइन करती है. जैसे जो एरिया, जैसे मान लो उसका अगर वहाँ की जो एनवायरमेंट कंडीशंस है वो फेवरेबल है तो वो एरिया नॉर्मली डेंसली पॉपुलेटेड होगा. उधर का जो कल्चर है वो भी मतलब बाहर से इफेक्टेड होगा, मतलब जो बाहर के जो लोग हैं वो वहाँ पे मतलब उससे इफेक्ट होंगे उस एरिया में और वहाँ पे रहना मतलब पसंद करेंगे. ठीक है, तो जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं किसी भी एरिया को वो उसको बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट करती है. ठीक है, उसके कल्चर को भी, वहां के मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको भी. ठीक है, लेकिन वाइल अगर वहां पे अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस है किसी एरिया के तो वो क्या होगा, इतना पॉपुलेटेड भी नहीं होगा और जो दूसरे जो पीपल्स हैं वो उसकी तरफ इतना अट्रैक्शन भी नहीं होंगे. ठीक है, इसीलिए मतलब किसी भी एरिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं वो उसको मतलब इफेक्ट करती है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है वो किसी भी एरिया को कैसे मतलब इफेक्टेड उसको करती है. सेकंड हमारा मैप्स एंड मेडिवल्स इंडिया की जो मैप है और मेडिवल इंडिया के अंदर मतलब मैप कैसे स्टार्ट हुए, कहाँ से बनना स्टार्ट हुए और कैसे उसकी शुरुआत हुई. ठीक है, मेडिवल इंडिया के अंदर हमने 6th क्लास में एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेडिवल इंडिया के बारे में. ठीक है, तो इस दौरान देखो सबसे पहले हम मैप के बारे में पढ़ेंगे कि द आर्ट और साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी. कि जो साइंस और जो आर्ट होती है मैप को बनाने की उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी. ए पर्सन हु स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैप और मेकिंग और यूज टूल एंड टेक्निक टू मेक न्यू मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी. ओके स्टूडेंट, कि जो आर्ट और साइंस होती है मैप को बनाने की इज नोन एज कार्टोग्राफी, और जो पर्सन उसकी स्टडी करता है हिस्ट्री के मैप की, उसको बनाता है, टूल एंड टेक्निक का यूज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर. ओके स्टूडेंट, इन एशियंट इंडिया जो हमने 6th क्लास में जो पढ़ी थी, वी डिड नॉट नो अबाउट द कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग. ओके, लेकिन इन मेडिवल हिस्ट्री वी फाइंड दैट कि जो अरब के जो लोग थे, यूरोपियंस थे, वर द फर्स्ट हु डेवलप द साइंस ऑफ मैप मेकिंग. इन्होंने, अरब और जो यूरोपियन पीपल्स थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो साइंस मैप मेकिंग थी वो डेवलप की, बिकॉज दे फेल्ट ए नीड फॉर मैप, बिकॉज दे ऑफ्टन अंडरटुक लॉन्ग जर्नी. उनकी जो जर्नी थी वो मतलब वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस में सर्च करते थे, बिकॉज दे वांटेड सम न्यू लैंड. ओके स्टूडेंट, एंड कॉन्टेक्ट. अब है हमारा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. देखो हमने ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस पढ़ लिया, मैप एंड मेडिवल्स इंडिया पढ़ लिया, अब हमारा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. देखो न्यू मतलब जो अब हमारी एट प्रेजेंट है, ओल्ड मतलब जो पुरानी जो हमारे आइडियाज वगैरह हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. देखो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं
वो हमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं, ठीक है। बट वी ऑब्जर्व दीज लैंग्वेज हैव चेंज ओवर द ईयर्स, लेकिन हम मतलब जैसे जैसे उसको पढ़ते हैं तो हमें मतलब जो लैंग्वेज है उसके अंदर काफी चेंज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने मतलब एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मतलब मेडिवल टाइम की बात करें तो वहां पे जो मतलब जो एक वर्ड, अगर किसी भी वर्ड को हम डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने हिंदुस्तान जो वर्ड है उसको डिस्कस किया है कि वहां के जो लोग थे, जैसे उस समय के जो लोग थे वो हिंदुस्तान के मतलब मीनिंग थे वो अलग अलग थे, ठीक है। और अब हम हिंदुस्तान का जो मीनिंग लेते हैं वो थोड़ा सा अलग है। तो 13th सेंचुरी के अंदर जो मिन्हाज ए सिराज थे, एक पर्शियन राइटर थे, उन्होंने हिंदुस्तान को किस चीज से रिफर किया था? पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना, ठीक है। इस एरिया को उसने किस नाम से मतलब डिस्क्राइब किया? एज ए हिंदुस्तान। और इट मीन्स या इट यूज इन ए टर्म ऑफ पॉलिटिकल सेंस, ठीक है, फॉर लैंड दैट कम अंडर द दिल्ली सल्तनत, ओके। लेकिन 16th सेंचुरी के अंदर बाबर ने हिंदुस्तान इसी वर्ड को वहां के मतलब जो इंडिया की जो फना एंड फ्लोरा थी, जो वहां का जो कल्चर था, वहां की जो इनहेबिटेंट्स थी, उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो हिंदुस्तान है उस वर्ड का यूज किया। और 14th सेंचुरी के अंदर जो अमीर खुसरो थे उन्होंने भी मतलब सिमिलर जो बाबर ने जो वर्ड यूज किए थे हिंदुस्तान के लिए, वही उसने मतलब उसको एज ए पोएट्री के अंदर डिस्क्राइब किया, ठीक है। उसका कोई भी पॉलिटिकल मीनिंग उसने नहीं लगाया। बट आप सभी को पता है कि बट वी अंडरस्टैंड हिंदुस्तान एज द मॉडर्न नेशनल स्टेट। आज हम हिंदुस्तान किसको बोलते हैं? इंडिया को, भारत को, ठीक है। द टर्म डज कैरी पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। और जो हिंदुस्तान जो वर्ड है आज इसका एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग है। तो क्या हो गया कि एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसके मतलब मीनिंग निकले हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है कि उसकी जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो रहा है कि फर्स्ट एशियन टाइम में हम उसको क्या बोलते थे, मेडिवल में क्या वर्ड, एज ए मॉडर्न हम उसको क्या यूज करें। सेकंड इसने एग्जांपल लिया है कि हम फॉरेनर, एज ए फॉरेनर, जैसे अब अगर हमसे कोई पूछा जाए कि आप फॉरेनर, तो फॉरेनर हम किसको कहते हैं? जो आउट ऑफ कंट्री मतलब इंडिया से बाहर का, उसको हम फॉरेनर बोलेंगे। लेकिन मेडिवल पीरियड्स में हम फॉरेनर किसको कहा जाता था? कोई भी ऐसा पर्सन जो उस विलेज और टाउन का मतलब पार्ट नहीं होता था, वो दूसरी सोसाइटी का होता था, दूसरे कल्चर का होता था, तो हम उसको क्या बोलते थे? फॉरेनर। मतलब कोई भी स्ट्रेंजर, ऐसा कोई भी स्ट्रेंजर जो उस विलेज या टाउन से मतलब उसका कोई मतलब वो उससे बिलोंग नहीं करता था, दूसरे विलेज या टाउन से बिलोंग करता था, तो वो एक पर्टिकुलर विलेज और टाउन के अंदर क्या कहलाता था? फॉरेनर, ठीक है। बट आज हम इसको फॉरेनर को कैसे किस मीनिंग में लेते हैं कि मतलब जो आउट ऑफ कंट्री हो, ठीक है। तो ये हमारे इसमें इसकी स्टार्टिंग में थे कि जैसे ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस हो गया, मैप एंड मेडिवल इंडिया हो गए, न्यू एंड ओल्ड टेक्नोलॉजीज हो गई हमारे, सॉरी टर्मिनोलॉजीज हो गई, ठीक है। अब है हमारा हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स, कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उसको हम किससे मतलब उसके जो सोर्स हैं वो कौन से हैं। देखो जो हमारे जो हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स हैं उसको हम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से? हमारा फर्स्ट है आर्कोलॉजिकल एंड सेकंड है लिटरेरी सोर्स, ठीक है। तो जो हमारा आर्कोलॉजिकल जो सोर्स है उसके अंदर हमारे बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड हैं, पेंटिंग एंड अदर आर्टिफैक्ट इंक्लूड है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट आर्कोलॉजिकल सोर्स। जो आर्कोलॉजिकल सोर्स होते हैं इज द स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर एंड पीरियड ऑफ हिस्ट्री by examine the remains of building and the object found under the ground। मतलब जो आर्कोलॉजिकल जो हमारे सोर्स हैं वो क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर, जो हमारा जो पास्ट कल्चर उसकी स्टडी करते हैं। और क्या, जैसे कोई भी हमारी बिल्डिंग, जैसे जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं वो जब लैंड को डिग करते हैं तो कोई भी बिल्डिंग के जो रिमेन्स वगैरह मिलते हैं या दूसरे जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। सेकेंड हमारी बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है कि एनी बिल्डिंग दैट हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड मोन्यूमेंट्स। मतलब कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? मोन्यूमेंट्स,
ठीक है। और ये जो मोन्यूमेंट्स है वो हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में, वहाँ की आर्ट के बारे में हमें मतलब नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पेंटिंग एंड अदर आर्टिफैक्ट, पेंटिंग और अदर आर्टिफैक्ट में क्या है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं। दे टेल अबाउट द कस्टम्स, फूड, हैबिट, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। दे हैव फाउंड वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग दैट टाइम। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट है हमारा कॉइन्स। कॉइन्स भी हमारी काफी हेल्प करते हैं, मतलब पास्ट को बताने के लिए। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है। इससे हमें पता लगता है कि उस समय की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो कैसी थी, वहां के लोगों का मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड था, उनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड था वो कैसा था। नेक्स्ट है हमारा इंस्क्रिप्शंस। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमें राइटिंग में जो रूल्स वगैरह या कुछ स्पेसिफिक लाइंस वगैरह लिखी होती हैं, और ये एक हार्ड सरफेस के ऊपर लिखे होते हैं, और ये भी हमारे जो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। ओके स्टूडेंट,